हम पढ़ रहे हैं भौतिकी में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में कल हमने पढ़ा कि आवर्तकाल क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, और क्या हमने पढ़ा, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है ना। एक समान वृत्तीय गति में हमने ये देखा कि जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल नियत रहती है, लेकिन दिशा क्या होती है, बार बार बदलती है, जिस कारण से उसका वेग परिवर्तित होता है, और वेग परिवर्तित होने से क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। तो उस त्वरण की दिशा कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है, जिस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। आज हम पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल के बारे में। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कल हमने क्या पढ़ा था, अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। तो त्वरण कब उत्पन्न होता है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब उस पर बल लगाया जाए। तो वृत्तीय गति में यदि अभिकेंद्र त्वरण है तो एक बल भी है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, और इसकी दिशा, इस अभिकेंद्र बल के कारण ही कोई कण वृत्तीय गति कर सकता है। यदि यह बल नहीं होगा तो कण जो है वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान मतलब m। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए m है, और कल हमने सूत्र निकाला है त्वरण के लिए v²/r, तो हमारा फॉर्मूला अभिकेंद्र बल के लिए क्या निकला, mv²/r। किसके लिए, अभिकेंद्र बल के लिए। mv²/r, जहां पर m क्या है, कण का द्रव्यमान, r क्या है, वह वृत्तीय पथ जिसमें वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिसमें वो गति कर रहा है, v क्या है, उसकी चाल। ठीक है, तो ये इस बल के अभाव में कोई भी कण वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। हर कण को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यदि अभिकेंद्र बल अनुपस्थित हो तो कण वृत्तीय गति करने में असमर्थ होता है। इसका महत्व तो देख लेते हैं हम। आपने देखा है, ये खेल में बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, एक रस्सी ले ली, रस्सी लेने के बाद एक सिरे में एक पत्थर बांध दिया, उसके बाद उसको गोल गोल घुमाया। ठीक है, तो जो पत्थर क्या है, वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति करने के लिए मैंने अभी बताया किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की। तो वो अभिकेंद्र बल उसको कहाँ से मिलता है, जो डोरी है जिससे वो बंधा हुआ है उसमें तनाव के माध्यम से मिलता है। ये मान लीजिए उस पिंड का द्रव्यमान है m, कण जो भी हमने उससे बांधा है वो कैसी गति कर रहा है, घुमाने पर गोल गोल वृत्तीय गति कर रहा है पिंड हमारा। सॉरी, गलत चित्र बन गया। ये त्रिज्या है r, यहाँ पे कोई कण है, और हम जानते हैं कि वेग की दिशा क्या होती है। किसी भी परिवृत्त की परिधि में कण जो है गति कर रहा है ना, तो उसकी दिशा कहाँ कैसी होगी, उस पर जो हम स्पर्श रेखा खींचे वही क्या होगी, वेग की दिशा होती है। मान लीजिए यहाँ पर वेग है v, तो ये उसकी दिशा होगी। अब ये पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। बिना अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई भी कण वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा उसको, ये जो डोरी जिससे वो पिंड कनेक्टेड है, संपर्क में है, उसके तनाव के माध्यम से मिलता है। यदि मान लीजिए डोरी टूट गई
डोरी टूट गई मतलब उसको मिलने वाला विकेंद्र बल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस स्थिति में जो भी पिंड वृत्तीय गति करता है वो स्पर्श रेखा की दिशा में जाकर गिर जाएगा, वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। तो अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक चीज आपने और देखी होगी, मड गार्ड, है ना, साइकिल या फिर बाइक या फिर कार में मड गार्ड लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? जब उसका चक्का जो है कीचड़ या रेत में जाता है तो वो किसमें, टायर में चिपक जाते हैं और टायर कैसे घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है और उसमें धूल के कण, कीचड़ के कण चिपक गए। अगर वो उनको भी वृत्तीय गति करना है तो उनको किसकी आवश्यकता है, अभिकेंद्र बल की। पर अभिकेंद्र बल तो उनके पास नहीं है। अभिकेंद्र बल नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया वो क्या होंगे, जो गति की दिशा है उसमें स्पर्श रेखा की दिशा में वो क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और इसी से बचने के लिए चक्के में यहाँ पर क्या लगा रहता है, मड गार्ड लगा रहता है ताकि वो उधर ना छिड़के। वो वृत्तीय गति कर ही नहीं सकते कि उनको अभिकेंद्र बल नहीं मिलता है। तो ये तो हमने जाना अभिकेंद्र बल क्या होता है। उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा mv²/r और इसका क्या महत्व है ये भी हमने देखा। अब एक आंकिक प्रश्न हम हल कर ले। आंकिक प्रश्न हम हल करेंगे, उसके माध्यम से ये सूत्र हमको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति, 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग में। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग में 600 मीटर पर मिनट के वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। क्या है, हमारे पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम और वो 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग में 600 मीटर प्रति मिनट के एक समान चाल से घूम रहा है। तो हमको क्या निकालना है, अभिलंब त्वरण और अभिकेंद्र बल। अभिलंब त्वरण तथा अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमको इसको हल करना है। हल करने के पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या चीज दी हुई है। हमको क्या दिया गया है, द्रव्यमान कितना, 4 किलोग्राम और क्या दिया हुआ है हमको, व्यास, जो वृत्तीय मार्ग है उसका व्यास कितना है, 8 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2 यानी कि 8/2 बराबर 4 मीटर, है ना। द्रव्यमान कितना निकल गया, 4 किलोग्राम, त्रिज्या कितनी निकल गई हमारी, 4 मीटर और वेग कितना है हमारा, 600 मीटर प्रति मिनट और हमको किस में निकालना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे हम 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग देंगे तो हमारा कितना आया, 10
मीटर प्रति सेकंड। ये 3 चीज हमको मिल गई। अब हमको निकालना क्या है? अभिलंब त्वरण। अभिलंब त्वरण का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? v²/r। अभिलंब त्वरण v²/r। v कितना है हमारा? 10 अपॉन r। r हमारा कितना है हमारे पास? 4। कितना हो जाएगा? 100 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 100/4 बराबर 25। त्वरण है, त्वरण की क्या इकाई होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निकल गया हमारा, क्या निकला? अभिलंब त्वरण। अब हम क्या निकालेंगे? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अभी हमने निकाला था mv²/r। v²/r की वैल्यू हमने निकाली है 25 और m की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 गुणित 25 बराबर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। तो हमारा अभिकेंद्र त्वरण निकला 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारा अभिकेंद्र बल निकला 100 न्यूटन। ठीक है। ये हमने एक अंकित प्रश्न हल किया जिससे हमने जो दो चीजें निकाली थी, क्या क्या निकाली थी? त्वरण के लिए व्यंजक और अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक। तो अंकित प्रश्न के माध्यम से हमने उसको हल करके देख लिया। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। किसके उदाहरण? अभिकेंद्र बल के। क्या देखेंगे हम? अभिकेंद्र बल के उदाहरण। क्रीम पृथक्कारी सुना होगा आपने। क्रीम पृथक्कारी से क्या समझ में आता है? क्रीम किसमें होती है? क्रीम दूध में, दही में। तो दूध या दही से क्रीम को अलग करने की जो मशीन आती है उसको हम कहते हैं क्रीम पृथक्कारी। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। कैसे? हम थोड़ा अध्ययन करें उसके बारे में। क्या होता है क्रीम पृथक्कारी में? एक पात्र होता है जिसमें दूध या दही जिससे भी क्रीम निकालना है उसको डाल करके घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है? जो दूध है या जो भी है आपका दही दूध, वो किससे टकराएगा? बर्तन की दीवार से। बर्तन की दीवार से टकराने से न्यूटन की गति के तृतीय नियम से हमको मालूम है हर बल के बराबर और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया होती है तो उनको बल मिल जाता है। यही बल क्या काम करता है? उनके लिए अभिकेंद्र बल का। तो पात्र जैसे जैसे घूमता है दूध या जो भी पदार्थ है वो भी गोल गोल घूमने लगता है और उनको अभिकेंद्र बल किससे मिलता है? दीवार से जब वो टकराते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल मिलता है वही होता है उनके लिए अभिकेंद्र बल, है ना। तो उनको वो भी कैसे गति करने लगते हैं? पदार्थ के कण वृत्तीय गति करने लगते हैं। अब जो क्रीम होता है वो हल्का होता है किससे? दूध से, है ना। तो हम अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या जानते हैं? mv²/r। अब दूध में क्रीम के कण हल्के होते हैं और दूध के बाकी कण क्या होते हैं? भारी होते हैं। ठीक है। तो उनका द्रव्यमान कम होता है। तो द्रव्यमान कम होने से हम देख रहे हैं अभिकेंद्र बल किसके अनुक्रमानुपाती है? द्रव्यमान के। मतलब उनको कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, लेकिन अभिकेंद्र बल सबके लिए समान होता है। तो
द्रव्यमान कम है तो उनको कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, लेकिन अभिकेंद्र बल सारे कणों के लिए समान होता है, मतलब बल का मान नहीं परिवर्तित होना चाहिए। तो क्या जब द्रव्यमान कम हो गया तो क्या परिवर्तित हो सकता है? इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 12/6, ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 16/4 है ना, 16/4 है हमारे पास। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/2 लिख सकते हैं, है ना, या 2 एकम 2, 2 चौका 8 बराबर कितना आया? 4। तो इस 4 को हम 8/2 भी लिख सकते हैं, 16/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब अंश बड़ा हो रहा है तो हर भी बड़ा है, और अंश में कमी आ रही है तो हर में भी कमी आ रही है, लेकिन इन दोनों का अनुपात कितना है? 4, वो नियत है ना। तो उसी चीज को यहाँ देखिए, बल नहीं बदलना चाहिए। जैसे 4 उतना ही है, भले हम 8/2 लिखे या 16/4 लिखे, लेकिन इसका अर्थ तो 4 ही है ना, ठीक है। तो यदि हमको ऊपर अंश में कमी करनी है, जैसे हमने 4 है, यहाँ पे हमने क्या किया? 16 से हमने क्या कर दिया? 8 कर दिया। यदि अंश कम हुआ तो साथ ही साथ क्या कम होगा? हर भी कम होगा, तभी तो दोनों का अनुपात कितना होगा? 4 होगा। अनुपात समान आना चाहिए। तो चूंकि अभिकेंद्र बल है वो हल्के कणों और भारी कणों दोनों के लिए समान है, वो तो नहीं बदल सकता है। तो हल्के कण का चूंकि द्रव्यमान कम है तो हल्के कणों के लिए त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ये कोई पात्र है, ठीक है, ये अक्ष है मान लीजिए, यहाँ पे सारे कण घूम रहे हैं, है ना। तो इस अनुपात अभिकेंद्र बल चूंकि समान रहेगा, नहीं बदलेगा, इस कारण जो भारी कण है उनके लिए त्रिज्या का मान अधिक हो जाता है और हल्के कणों के लिए त्रिज्या का मान कम हो जाता है। यानी कि जो क्रीम के कण हैं उनके लिए त्रिज्या का मान कम हो जाता है, अतः वो यहाँ पे कम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूमने लगते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिनको किसी माध्यम से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी विधि। इस विधि का उपयोग आप गांव में, है ना, मथानी होती है, मथानी से गोल गोल करके क्या किया जाता है? मही दही को घुमाया जाता है, और क्या होता है? बीच में क्रीम मक्खन एकत्रित हो जाता है। क्यों? इसी कारण से। उसके कण हल्के होते हैं इसलिए त्रिज्या भी उनकी कम होती है, वो बीच में एकत्रित हो जाता है और उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक। और एक अन्य चीज, अपकेंद्र शोषक। एक अन्य उदाहरण इसका हम ले, अपकेंद्र शोषक। अपकेंद्र शोषक क्या होता है? इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए लॉन्ड्री में आप लोग कपड़े देते हैं, उनको सुखाने में किया जाता है। और जिनके घरों में वॉशिंग मशीन है, जो उपयोग करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें एक ड्रम होता है, ड्रमनुमा आकृति होती है ऐसी, और इस आकृति में बहुत सारे छिद्र होते हैं। अब चाहे ड्रायर, जो आपके वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर वाला भाग होता है वो ऐसा ही होता है। एक ड्रम नुमा आकृति में बहुत सारे छिद्र होते हैं और इस ड्रम को तेजी से घुमाया जाता है। तो जो कपड़ा है वो क्या होता है? इसकी दीवार से टकराता है। दीवार से टकराने से क्या होता है? प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप उसको क्या मिल जाता है? अभिकेंद्र बल मिलता है। जो दीवार से टकराने से उस पर प्रतिक्रिया बल मिलता है, वही उसके लिए अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। और कपड़ा कैसे गति करने लगता है? वृत्तीय गति। लेकिन कपड़े के अंदर जो पानी होता है उसको अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता। इस कारण मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है और उसको अभिकेंद्र बल नहीं मिलता तो वो स्पर्श रेखा की दिशा में अलग हो जाता है। तो पानी के जितने कण हैं वो इन छिद्रों के माध्यम से बाहर चले जाते हैं और हमारा कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। ठीक, तो ये भी किसका उदाहरण था? आपका अभिकेंद्र बल का। अब आप
ने देखा होगा कई बार कि अपन किसी छोटे से, ये खेल खेल में बहुत सारे प्रयोग आपने किए होंगे, एक छोटे से बाल्टी है, उसमें हमने क्या भर लिया, पानी, और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक। एक स्थिति ऐसी आती है बाल्टी ऊपर है, उसमें पानी भी भरा है, लेकिन वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? उसमें भी जो सिद्धांत लागू होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड की गति। ऊर्ध्वाधर वृत्त में पिंड की गति। ये O केंद्र है, ये दो बिंदु हैं, एक कोई पिंड है जिसको हम ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं, ठीक। ये दो बिंदु है A और B। A इस पिंड की उच्चतम स्थिति और B क्या है, इस पिंड की निम्नतम स्थिति, ठीक। और पिंड का द्रव्यमान हम मान रहे हैं कितना है, स्मॉल m है। और जब वो पिंड ऊपर स्थिति में जाता है तो उस पर तनाव, जो डोरी में तनाव लगता है, वो मान लेते T1 है, और इस समय नीचे आता है तो लगने वाला तनाव T2 है। अब हम जो है उस पिंड को, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, एक डोरी से बांध करके ऊर्ध्वाधर में घुमा रहे हैं। किस त्रिज्या में, r त्रिज्या। इस मार्ग की त्रिज्या है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में हम घुमा रहे हैं, ठीक। अब इस पिंड को घूमने के लिए वृत्तीय गति में किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, इस वृत्ताकार मार्ग का उच्चतम बिंदु A, इस स्थिति में क्या होता है, पिंड पर दो बल लग रहे हैं। पहला तो द्रव्यमान नीचे की ओर, दूसरा इस डोरी के माध्यम से तनाव लग रहा है, वो भी किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो ये दोनों बल मिल करके पिंड को गति करने के लिए क्या प्रदान करेंगे, अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर वेग है v1 और यहाँ पर वेग है v2। तो इस स्थिति में अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है, पिंड का भार और तनाव T दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो वो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, ठीक। तो बिंदु A पर क्या होगा, देखिए, अभिकेंद्र बल का सूत्र हमने क्या देखा, mv²। यहाँ पे वेग कितना है, v1/r। ये अभिकेंद्र बल उस पिंड को कहाँ से मिल रहा है, भार mg प्लस तनाव T1, समीकरण 1। अब मान लेते हैं, हमको यहाँ से क्या स्पष्ट है, वेग यानी कि पिंड का वेग किसके अनुक्रमानुपाती है, T1 के, तनाव के। तो जैसे जैसे वेग को हम कम करते जाए, तनाव भी क्या होगा, कम होगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि वेग के एक निश्चित मान के लिए तनाव हो जाता है 0, और वेग के इसी मान को हम कहते हैं क्रांतिक वेग, और उसको प्रदर्शित करते हैं Vc से। जब क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, 0। इस समीकरण में मार्क रख दे कि, और क्रांतिक वेग क्या है हमारा, फिर से बता दूं, वेग का वह मान जब जिसके लिए तनाव T कितना हो जाए, 0 हो जाए, उस वेग को हम कहते हैं क्रांतिक वेग। इसमें मान रख देंगे हम mvc²/r = mg।
T को हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। mm कट गया, VC स्क्वायर बराबर GR हो गया, या V बराबर हो गया वर्गमूल GR। तो जब तनाव 0 हो जाए तो इसको अभिकेंद्र बल किसके माध्यम से मिलता है, पिंड को उसके भार के माध्यम से मिलता है। तो हमारे लिए क्रांतिक वेग का सूत्र क्या निकला, वर्गमूल GR। यह वह वेग है यदि उच्चतम बिंदु A पर पिंड का वेग क्रांतिक वेग से कम हो जाए तो जो पिंड है वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, जबकि कैसे गिर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। अतः उच्चतम बिंदु पर वृत्तीय गति करने के लिए जो पिंड का वेग है वो कम से कम कितना होना चाहिए, VC यानी कि क्रांतिक वेग के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब बिंदु B पर जो मान लेते हैं यहाँ पर हमने वेग कितना माना है, V1, और बिंदु P पर हम मान लेते हैं वेग कितना है, V2, ठीक। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है, A पर वेग अलग होगा, B पर अलग होगा। A क्या है, उच्चतम बिंदु, और B क्या है, निम्नतम बिंदु। तो B पर वेग V2 हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से B पर गतिज ऊर्जा बराबर होगा A पर गतिज ऊर्जा धन A पर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर। तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हाफ m v की जगह V2 स्क्वायर बराबर A पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m V1 का स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, r प्लस r मतलब कितना, 2r। r प्लस r कितनी हो जाएगी, 2r। तो mgh की जगह क्या हो जाएगा, 2r। अब V1 स्क्वायर बराबर क्या निकला था हमारा, वर्गमूल GR। V1 स्क्वायर का मान कितना निकला है, वर्गमूल GR। इस मान को हम रख देंगे इस समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा, mv2 का स्क्वायर बराबर हाफ m V1 बराबर GR है, तो V1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, GR। ये कितना हो जाएगा, 2mgr। इन दोनों को यदि हम जोड़े, लघुत्तम तो कितना जाएगा, mgr प्लस 2 दूनी 4 mgr, या हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर 5 mgr बटे 2। 2 कट गया, mm कट गया, तो हमारा V2 के लिए क्या फॉर्मूला निकला, V2 स्क्वायर बराबर 5 GR, या
v2 बराबर वर्गमूल 5gr। ठीक, v2 क्या है? बिंदु B पर कण का वेग। ठीक है, तो यदि बिंदु B पर यानी कि निम्नतम बिंदु पर जो वेग है वो 5gr से वर्गमूल 5gr से कम हो तो क्या हो जाएगा? बिंदु A पर वेग किससे कम हो जाएगा? वर्गमूल gr से कम होगा, और कम होने के कारण क्या होगा? पिंड जो है वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु B पर क्या हो रहा है? जो तनाव है वो किस ओर कार्य कर रहा है? ऊपर की ओर। और भार किस ओर कार्य करेगा? नीचे की ओर, है ना? तो बिंदु P पर कण पे कितना परिणामी लगेगा? T माइनस mg। भार किस ओर कार्य करेगा? नीचे की ओर। और T2 तनाव किस ओर कार्य करेगा? ऊपर की ओर। तो लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा? T माइनस mg। और यही T माइनस mg क्या होगा? उसको क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक, तो बिंदु B पर तो B पर अभिकेंद्र बल क्या फॉर्मूला है? m v2 का स्क्वायर अपॉन r बराबर T माइनस mg। mg को यदि हम पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा mg प्लस m v2 का स्क्वायर अपॉन r। अब v2 का हमारे पास सूत्र क्या निकला है? 5gr। इसका मान रख देते हैं। 5gr। r कट गया, mg 5mg कितना हो गया? 6mg। ये किसका मान निकल रहा है? सॉरी, यहाँ पे T2। T2 क्या है? पिंड पर लगने वाला तनाव। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यदि जब पिंड वृत्तीय गति कर रहा है और यदि बिंदु A पर तनाव 0 है तो बिंदु B पर तनाव कितना हो जाएगा? भार का 6 गुना हो जाता है। हमने देखा तनाव के लिए सूत्र निकाला 6mg। तो बिंदु B पर बिंदु B पर तनाव कितना हो जाएगा? भार का 6 गुना। और बिंदु A पर तनाव कितना है? 0 है तब। ठीक है, तो ये तो हमने अध्ययन किया किसके बारे में? यदि किसी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर को वृत्तीय गति कर रहा है तो वो कैसे होगा। तो एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमने मानते हैं कि तनाव 0 है, तब पिंड का पूरा भार किस लिए प्रयुक्त हो जाता है? इस पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि जैसे एक बाल्टी में अगर पानी भरकर भी हम घुमाएं और पानी एक स्थिति जब उच्चतम स्थिति में होती है बाल्टी, तो बाल्टी उल्टी होती है, पानी भी उसको गिर जाना चाहिए पर वो नहीं गिर पाता। क्यों? क्योंकि उसका पूरा भार क्या हो रहा है? अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। किसको? उस पिंड को, यानी कि बाल्टी, जो पिंड पानी सहित जो बाल्टी है हमारा पिंड है। ठीक है, जब वो उच्चतम बिंदु पर भी है तो वहां पे वो क्या कर रहा है? उसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, जिस वजह से वो पानी उल्टा होते हुए भी नीचे नहीं गिर पाता है। ठीक, कारण बताओ मैं इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या होता है कि बाल्टी ऊपर है और पानी नीचे क्यों नहीं गिर पा रहा है जब हम उसको ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं? तो यही कारण है, क्योंकि उस पूरा भार कहाँ प्रयुक्त हो रहा है? उसको अभिकेंद्र बल देने में प्रयुक्त हो रहा है। ये हमने क्या देखा? किसी पिंड को यदि हम ऊर्ध्वाधर में घुमाते हैं तो उच्चतम बिंदु पर वेग कैसा होगा? तनाव कैसा होगा? और निम्नतम बिंदु पर वेग क्या होता है? तनाव क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाला। अब एक और उदाहरण अभिकेंद्र बल का हम पढ़ते हैं। उपग्रहों की गति। क्या होते हैं उपग्रह? जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं
उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे चांद, चंद्रमा किसका उपग्रह है? हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो भी पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं किसी भी ग्रह के, उनको कहते हैं उपग्रह। और कुछ उपग्रह प्राकृतिक होते हैं, कुछ होते हैं कृत्रिम, है ना। जैसे आर्यभट्ट, एप्पल, ये सब कृत्रिम उपग्रह हैं जो कहाँ लगाए गए हैं? पृथ्वी में परिक्रमा करने के लिए उनको स्थापित किया गया है। और उनको स्थापित करने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं कक्षीय चाल। तो उसी के बारे में हम निकालेंगे। उपग्रहों की गति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। उपग्रहों की गति। मान लीजिए ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M। इसके चारों ओर एक उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक, पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई है मान लीजिए h, और पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी मान लेते हैं r है। पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी r है और पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई जो है फिर से बना दूं। ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पे उपग्रह है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई स्मॉल h है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है r। ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी है स्मॉल r। ठीक, और इसका वेग है v। अब ये उपग्रह कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल की, है ना। तो अब इस उपग्रह को अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सभी पिंडों पर क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो इस उपग्रह को अब वृत्तीय गति करने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है यानी कि अभिकेंद्र बल, वो कहाँ से मिलता है? इसको पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से। हम जानते हैं अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, है ना। तो इसको अभिकेंद्र बल की कितनी आवश्यकता है? कितना अभिकेंद्र बल चाहिए इसको? mv²/r, जहां m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, उपग्रह का, v उसका वेग है और r पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? होता है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। G गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान, और r क्या है? पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी। तो अभिकेंद्र बल इतना चाहिए उपग्रह को, और पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल हम क्या बोल रहे हैं? उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो mv²/r बराबर क्या हो जाएगा? G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। एक r कटा तो v² बराबर क्या निकल रहा है? Gm/r। समीकरण 1 किसका मान निकला? ये v² का। ठीक, अब r क्या है? r केंद्र से दूरी, इसको हम लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई यानी r बराबर लिख सकते हैं r प्लस h लिख देते हैं। Gm r प्लस h। समीकरण 2। r की जगह हमने क्या रख दिया? कैपिटल R प्लस h। और एक चीज और हम जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है Gm/r का स्क्वायर। यदि r² को पक्षांतर कर दे तो Gm बराबर हो जाएगा Gr का स्क्वायर।
gm का मान कितना निकल गया हमारा, g r का स्क्वायर। इस मान को यदि हम इस समीकरण में रख दें तो v बराबर कितना निकल जाएगा, g r का स्क्वायर अपॉन r प्लस h। r का स्क्वायर है, यहाँ पे वर्गमूल है तो r बाहर चले जाएगा, तो r कितना निकलेगा हमारा, वेग चाल के लिए फॉर्मूला g अपॉन r प्लस h। ये क्या निकला हमारा, यदि कोई ग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है उसकी चाल के लिए सूत्र v बराबर r इंटू वर्गमूल g अपॉन r प्लस h। जहाँ पे v क्या है उपग्रह की चाल, r क्या है उसका पृथ्वी की त्रिज्या, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई। ठीक है। एकांकित प्रश्न हम हल करते हैं। एक लड़का 40 सेंटीमीटर लंबी डोरी के सिरे पर एक लड़का 40 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी है जिसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर के सिरे पर 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर में घुमाता है। उसे ऊर्ध्वाधर में घुमाता है और वृत्त के निम्नतम बिंदु पर पत्थर की चाल, वृत्त के निम्नतम बिंदु पर चाल कितनी है, चाल 3 मीटर सेकेंड है। इस बिंदु पर तनाव ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नतम बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, तनाव। ठीक, हमको क्या दे दिया गया है, एक लड़का है जिसके पास कितनी लंबी रस्सी है 40 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, या इसको हम अगर मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा 40 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर। ठीक, इस रस्सी को पकड़ के एक सिरे में उसने पत्थर बांध दिया है जिसका द्रव्यमान कितना है हमारा 0.5 किलोग्राम, और कैसे कर रहा है, ऊर्ध्वाधर में वो घुमा रहा है। ठीक है, और निम्नतम बिंदु पर है ना, निम्नतम बिंदु पर क्या हो रहा है, उसका वेग कितना है, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, और तनाव हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना होगा, T2 वाला फॉर्मूला हमने निकाला था, T2 माइनस mg बराबर कितना हो जाएगा, निम्नतम बिंदु पर तनाव mv² अपॉन r है ना, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, तनाव ऊपर की ओर लगता है और भार नीचे की ओर। तो ये सूत्र हम निकला है किसके लिए, अभिकेंद्र बल के लिए। इसको यदि हम पक्षांतर कर दें तो T2 बराबर हो जाएगा हमारा mv² अपॉन r प्लस mg।
अब ये T2 हमको ज्ञात करना है, सबका मान रख देते हैं। द्रव्यमान कितना है 0.5 गुणित V यानी कि क्या है हमारा, V का मान कितना है 3 की घात 2। R कितना है हमारा 40 गुणित 10 की घात ऋण 2 धन M 0.5 और G का मान हम जानते हैं कितना होता है 9.8। ये सबका हमने मान रख दिया। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 0.5 गुणित 3 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 9, और ये 10 की घात ऋण 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 10 की घात धन 2 बटे नीचे में कितना है 40। 0.5 और 9.8 का गुना कीजिए, कितना आएगा 9.8 गुणित 0.5 गुणा कीजिए। 5 अट्ठे 40 का 0, हाशिल है 4, 5 नहीं है 45, 46, 47, 48, 39। ठीक, इतना आया और 2 अंक के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ पे 2 अंक के पास दशमलव। कितना आ गया ये 4.9। गुणित 10 की घात 2 क्या लिख सकते हैं 100, नीचे क्या है 40 धन 4.9। 40 का 1 गया। ठीक, 5 को 10 से गुना करेंगे 0.5 को कितना हो जाएगा 5, और 5 नहीं है कितना होता है 45, तो 45 बटे 4 धन 4.9 बराबर 4 को भाग दीजिए 45 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 धन 4.9। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 का 1, हासिल है 1, 4 5 और 1 6, 16.1। और हम क्या निकाल रहे हैं तनाव, तनाव भी क्या है बल, तो 16.1 हमारा T2 कितना निकला 16.1 न्यूटन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा किस बारे में, अभिकेंद्र बल के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था त्वरण, तो त्वरण है इसलिए क्या होगा अभिकेंद्र बल। उसके महत्व के बारे में हमने देखा कि क्रीम पृथक्कारी जो है उसमें भी अभिकेंद्र बल के कारण ही क्रीम को अलग करते हैं। लॉन्ड्री में जो कपड़े सूखते हैं या वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है उसके पीछे भी किसका सिद्धांत है, अभिकेंद्र बल का सिद्धांत है। और एक चीज हमने अधिकतर देखा है, बाल्टी में पानी भर के यदि उसको हम ऊर्ध्वाधर घुमाएं तो उच्चतम मतलब एक स्थिति में ऐसी आती है बाल्टी उल्टी हो गई है, उसमें पानी भरा है फिर भी नहीं गिरता है। उसको भी हमने यहाँ समझा कि वो कैसे होता है। और क्या निकाला हमने, किसी भी उपग्रह को जब वो वृत्तीय गति करता है तो उसके लिए कितनी कक्षीय चाल कितनी होनी चाहिए, और कुछ आंकिक प्रश्नों को हमने हल किया। इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।